हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि थ्योरी भी आपकी इस वक्त चल रही है, क्योंकि सुपर टेट यूपी टेट दोनों को ही हम टारगेट करके चल रहे हैं। और थ्योरी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस देखने के पहले। तो यहाँ पे कल मैंने आपको समास पढ़ाया था, जिसका एक ओवरव्यू देखा था, प्रकार देखे थे। और उसमें हमने देखा था कि द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास के और जो है सब टाइप्स भी थे और उप प्रकार भी थे। वह उन्हीं को आज हम थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न इनसे भी पूछा जाता है। तो द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों हम आज एक ही वीडियो में देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास होता क्या है वो हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। फिर भी एक आप जिन लोगों ने कल की क्लास मिस कर दी हो तो बता दें, चार्थे द्वंद्व यानी जिसमें च का अर्थ हो और का अर्थ निकल कर आए, वहाँ द्वंद्व समास होता है। या फिर जिसमें पूर्व पद या उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अक्सर इसमें होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं, पर हमेशा नहीं होता है कि हमेशा विलोम ही हो। ठीक है, बराबर महत्व के भी हो सकते हैं। तो बेसिकली द्वंद्व समास यही होता है, क्योंकि हम कल देख चुके हैं, इसलिए हम सीधे इसके भेद पे आ जाते हैं। भेद से प्रश्न पूछता है आपका। तो द्वंद्व समास के भेद में पहला जो आपका आता है वो आता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, तो यहाँ पे जहाँ पे द्वंद्व में आए हुए दोनों पद का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, यानी कि दोनों का अपना एक अलग आइडेंटिटी होती है, अलग पहचान होती है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ऐसे जहाँ पे स्थिति आती है वहाँ पे जो है आपका इतरेतर द्वंद्व होता है। कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है, तो यहाँ पे राम च लक्ष्मण च, यहाँ पे राम और लक्ष्मण दोनों जन का अपना अस्तित्व है, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, इतरेतर द्वंद्व। इसी तरह से आपका सिंह शशक, यानी सिंह च शशक च, दोनों का अपना एक अलग अस्तित्व है। कृष्ण अर्जुन, दोनों का अपना एक अलग अस्तित्व है। ठीक है, पुष्प फल छाया, सबका अपना एक अलग अस्तित्व है। देखिए यहाँ पे तीन पद जो है वो जुड़े हुए हैं, द्वंद्व समास ही है, लेकिन यहाँ पर भी कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है। तो ऐसा भी हो सकता है। बक और बगला और काका कौआ, तो यहाँ पे दोनों का अपना एक अलग अलग अस्तित्व है। तो जहाँ पे भी ऐसा आए कि दोनों का अपना इंडिपेंडेंट यानी कि अपना व्यक्तिगत अस्तित्व रहेगा, वहाँ पे आपका इतरेतर द्वंद्व होता है। यानी कि दोनों का एक दूसरे से वैसे वहाँ संबंध दर्शाया नहीं जाता, जैसे कि सिंह और शशक में कोई संबंध यहाँ पे नहीं है, फिर भी जो है दोनों को एक साथ रखा गया है, यहाँ पे समास किया गया है द्वंद्व समास। और दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग ये दोनों व्यक्तित्व हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये इतरेतर द्वंद्व हो गया। बहुत ही आसान है इतरेतर द्वंद्व याद करना, ज़्यादातर हमें इतरेतर द्वंद्व देखने को मिल जाता है। समाहार द्वंद्व क्या होता है ये थोड़ा देख लेंगे। तो जिस द्वंद्व में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का भी बोध कराते हैं, वहाँ पे आपका समाहार द्वंद्व होता है। जैसे हस्त पादम, तो हस्तौ च पादौ च, अज व्याघ्रम अज च व्याघ्र च। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे हस्त और पाद आया तो यहाँ पे हाथ पैर, ठीक है, दोनों आए। तो अब एक तरह से पहली बात तो इनका अपना अर्थ है ही, हाथ अलग है पैर अलग है, इनका अपना अर्थ है। लेकिन ये हाथ पैर एक जो है हमारे शरीर के अंग में आ जाते हैं, एक अपना उनका अलग समूह भी है कि हाँ हाथ पैर, हम कहते हैं ना हाथ पैर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं एक समूह को भी दर्शाते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही आपका मुख नासिकम, मुखम च नासिका च, तो ये भी हमारे चेहरे का भाग होता है। और कहीं ना कहीं ये भी शरीर के अंग को ही दर्शा रहे हैं, शारीरिक अंग दर्शा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में जब कोई एक समूह या का समाहार का बोध कराते हैं पर उनका अपना अर्थ भी होता है, वहाँ पे समाहार द्वंद्व होता है। ये भी पहचानना इतना कठिन नहीं है। बेसिकली ये दो चार एग्जाम्पल्स हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल आपका ये वाला है उदाहरण, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है। बाकी तो द्वंद्व समास में आपका यही इतरेतर द्वंद्व पूछा जाता है, और एक शेष द्वंद्व बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जितने भी अभी तक प्रश्न बने हैं उनमें से एक शेष द्वंद्व होता क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि एक शेष द्वंद्व जो है वो बहुत ही अच्छा है और सरल है, लेकिन पूछा ही जाता है अक्सर। नाम से ही हमें पता चल जाता है एक शेष, जिसमें एक शेष बचा हो, समास करने के बाद दोनों पद में से कोई एक पद ही हमें दिखाई पड़ता हो, वहाँ पे आपका एक शेष द्वंद्व हो जाएगा। सभी पद जितने भी पद है उसमें से केवल एक पद शेष बचेगा। जैसे देखिए माता च पिता च, यानी माता और पिता। अब इनका जब समास कर दिया तो बन गया पितरौ, पितरौ। अब यहाँ पे अगर मान ये विग्रह इसका न लिखा जाए, आप सिर्फ पितरौ शब्द देखिए तो देखने में लगता है कि सिर्फ पिता का नाम लिखा हुआ है, हालांकि पितरौ में माता का नाम भी ऐड है, मतलब माता शब्द भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन दिख नहीं रहा है। शेष क्या बचा है, शेष सिर्फ एक बचा है, पिता,
है ना। तो पितरौ, तो ऐसे यहाँ पे जब इस तरह का समास होता है वहाँ पे आपका एक शेष द्वंद्व हो जाता है ऐसी अवस्था में। ठीक है, कुछ और इसके उदाहरण देख लेंगे, जैसे भ्रातरौ, एक उदाहरण ये आता है भ्रातरौ। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि भाई और बहन दोनों, लेकिन यहाँ पे भ्रात वर्ड ही दिख रहा है, यानी कि भाई वर्ड ही दिख रहा है। पुत्रो, पुत्रो एक पूछा जाने वाला वर्ड है यहाँ पे पुत्रो, क्योंकि ये एक से द्वंद काफ़ी पूछा जाता है, इस वजह से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और देती चल रही हूँ। पुत्रों में आपका बेटा और बेटी दोनों आ जाते हैं, पुत्र और पुत्री दोनों आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने में लग रहा है कि सिर्फ पुत्र की बात हो रही है। तो ये सारे आपके एक शेष द्वंद्व हो जाते हैं। अब आ जाते हैं तत्पुरुष समास के। बहुत छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो, अगर आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आपको समझ में आएगा। इतना सब नहीं है कि लगेगा कि अरे ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी संस्कृत वीक है, जिसका संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है। तत्पुरुष समास के प्रकार में आते हैं तो नई तत्पुरुष, बहुत ही आसान है। देखिए न लगा हुआ है न, तो यानी कि जिस तत्पुरुष समास में नकारात्मकता जोड़ने के लिए न या फिर अशब्द जोड़ दिया जाता है वहाँ पे आपका नई तत्पुरुष समास हो जाता है ना, नकारात्मकता जोड़ने के लिए। अब जैसे अज्ञा, यहाँ पे लिखा है अज्ञा, तो अज्ञा का अगर हम विग्रह करते हैं तो होता है ना जानाति, यानी जो जिसको जानकारी ना हो, जो न जानता हो। तो कहीं ना कहीं न जानता हो मतलब न शब्द नकारात्मकता जोड़ी जा रही है और नकारात्मकता जोड़ने के लिए अ का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे नई तत्पुरुष है। अनुक्तः देख लीजिए, न उक्तः यानी कि जो कहा हुआ न हो, यानी कि जो न कहा गया हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी नकारात्मकता जोड़नी है कि बिना कहा हुआ, उसके लिए अ जोड़ा गया है, तो यहाँ पे भी नई तत्पुरुष हो जाता है। यानी कि निगेटिविटी जहाँ दर्शानी हो वहाँ पे आपको नई तत्पुरुष के लिए अ का जब यूज़ करते हैं या फिर न का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नई तत्पुरुष हो जाता है। दूसरा आपका अलुक तत्पुरुष है। यहाँ पे जब समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो तो वहाँ अलुक तत्पुरुष होता है। देखिए ये तभी आप लगा पाएंगे, तभी डिसाइड कर पाएंगे जब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे विसर्ग लगेगा। ठीक है, जब आपको उसका विग्रह भी बनेगा, जैसे युधिष्ठिर है तो ये आप देखिए युधि स्थिर, देखिएगा युधि एज इट इज़ लिख दिया गया, स्थिर एज इट इज़ लिख दिया गया है। कोई भी किसी की विभक्ति का लोप हुआ है, नहीं हुआ है। अंतेवासी देख लीजिए, अंतेवासी, अंते एकदम ऐसे लिख दिया गया, वासी एकदम ऐसे लिख दिया गया, जो जिस जैसे रूप में है उसी रूप में लिख दिया गया है, किसी की विभक्ति का लोप नहीं किया गया है। दिवंगत, तो दिवम ऐसे लिख दिया गया विग्रह करते वक्त, गत ऐसे ही लिख दिया गया, सेम लिख दिया गया। जबकि अभी आप तक ने जितने भी विग्रह देखे हैं तो जो हमारा समास सामासिक पद होता है, मतलब समास किया हुआ जो हमारा शब्द होता है उससे अलग हो जाता है यहाँ पे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको अलग अलग करके लिख दिया गया है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि किसी भी पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपका अलुक तत्पुरुष होता है। इसमें युधिष्ठिर और अंतेवासी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। आ जाते हैं प्रादि तत्पुरुष या फिर गति तत्पुरुष। तो कहीं पे आपको इसका नाम प्रादि तत्पुरुष मिल सकता है, कहीं पे आपको इसका नाम गति तत्पुरुष भी मिल सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक चीज़ है। इससे कुछ परसों मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें शायद आपका कुपुरुषा आया भी था। तो जिसका पूर्व पद कु गति संज्ञक शब्द या फिर प्र आदि होता है उसे गति तत्पुरुष या फिर प्रादि तत्पुरुष हम कहते हैं। यानी कि जिसका पूर्व पद तत्पुरुष समास है लेकिन उसका पूर्व पद क्या है, कु है या प्र है, तो वहाँ पे आपका प्रादि तत्पुरुष होगा। उदाहरण देखेंगे, प्राचार्य तो प्रगतः आचार्य, ठीक है, ये हो जाता है इसका विच्छेद। और यहाँ पे प्राचार्य में जो है कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष, प्र लगा हुआ है स्टार्टिंग में। कुपुरुष देख लीजिए, कु कुत्सितः पुरुषः, कु लगा है पुरुष के पहले, तो यहाँ पर भी ये आपका कौन सा समास हो गया, प्रादि तत्पुरुष समास हो गया। कु यहाँ पे अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, प्र यहाँ पे अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की जब स्थिति आएगी तो आपका प्रादिगति या तत्पुरुष समास हो जाता है। सो ये छोटा सा सेशन था, कुछ टाइप्स जो है सब टाइप्स बच गए थे कल की क्लास में, बाकी कल हम लोगों ने चीज़ें देख ली थी तो वो आज मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों की संस्कृत वीक है तो बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास रहता है और आपकी संस्कृत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन देखिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ चीज़ें संस्कृत में है जो ये आपको याद करनी पड़ती हैं, जैसे कि शब्द रूप है, धातु रूप है, कुछ सूत्र हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। माहेश्वर सूत्र वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे
तभी आपका काम बनने वाला है संस्कृत में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।